हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए पुनः से कोशिका द्रव्य पंचांगति का अध्ययन करेंगे, जिसको कि हमें पैरा मशीन के अंतर्गत पढ़ना है। कोशिका द्रव्य पंचांगति के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हो। कोशिका द्रव्य पंचांगति है क्या चीज, तो आपने पंचांगति के बारे में जाना। पंचांगति क्या है, पंचांगति कहते किसे हैं। जो पंचांगति है, माता पिता से जो संतति होती है, उस संतति में जाने वाले लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया होती है। अर्थात जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, उन पेरेंट्स से कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस या पंचांगति कहते हैं। क्योंकि पंचांगति मेनली गुणसूत्रीय पंचांगति होती है, जिसमें गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स भाग लेते हैं। ठीक है, उस प्रकार की जो पंचांगति होती है गुणसूत्रीय पंचांगति कहलाती है, जिसमें गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स भाग लेते हैं। उस प्रकार की पंचांगति गुणसूत्रीय पंचांगति कहलाती है। ठीक है, जिसमें कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यदि पंचांगति पर गुणसूत्रीय अथवा केंद्रकीय जीन्स के अलावा कुछ और जीन्स का प्रभाव होता है, जो कि उस कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जीन्स के कारण होती है। ठीक है, उस प्रकार की पंचांगति जो होती है कोशिका द्रव्य पंचांगति कहलाती है। तो जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, उस युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और एक मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। क्योंकि जो युग्मक जन्म की प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु का निर्माण हो रहा है, जो शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया होती है, उस शुक्राणु जन्म की प्रक्रिया में दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो जो शुक्राणु होता है, उस शुक्राणु में कोशिका द्रव्य की जो मात्रा होती है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप साइटोप्लाज्म की मात्रा कैसी होती है, लेस होती है, कम होती है। किसके बजाय, अंडाणु के बजाय। और अंडाणु में जो साइटोप्लाज्म की मात्रा होती है, अंडाणु में साइटोप्लाज्म की मात्रा कैसी होती है, एक्सेस अमाउंट होती है शुक्राणु की बजाय। इसमें साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, मात्रक पंचांगति भी कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी कि कोशिका द्रव्य पंचांगति जो होती है, उसको मात्रक पंचांगति भी कहते हैं। क्योंकि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में साइटोप्लाज्म की मात्रा कैसी होती है, कम मात्रा में होती है, जबकि अंडाणु में साइटोप्लाज्म की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से इस साइटोप्लाज्म में भाग लेने, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कारक पंचांगति में भाग लेते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की पंचांगति मात्रक पंचांगति कहलाती है। ठीक है, अब चूंकि साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं,
एक तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक तो कौन सा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और दूसरा पाया जाता है जो कि जंतुओं में नहीं पाया जाता, केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है, उस प्रकार का डीएनए कहलाता है प्लास्टिक डीएनए, प्लास्टिक डीएनए, ठीक है। तो ये प्लास्टिक डीएनए जो होता है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो इस प्रकार के डीएनए होते हैं, ये डीएनए किसके बने हुए हैं, जीन्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें पाई जाने वाली जीन्स वंशांगति में भाग लेती हैं, जो कि केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। इन पर पाए जाने वाले जीन वंशांगति में भाग लेते हैं। उस प्रकार की वंशांगति कोशिका द्रव वंशांगति कहलाती है, जिसको कि आज हमें पैरामीशियम के संदर्भ में पढ़ना है। इससे पहले आपने जो पहले वाली वीडियो देखी उसमें कोशिका द्रव वंशांगति को आपने घोंघे में कवच निर्माण के दौरान, घोंघे में जो स्नेल होता है उस घोंघे में या स्नेल में कवच निर्माण के प्रक्रिया के दौरान देखा, और आज हम जो है कोशिका द्रव वंशांगति को पैरामीशियम के संदर्भ में देखेंगे। एक साइंटिस्ट थे, इवाना विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सोनबर्ग। इवाना विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट थे सोनबर्ग, एवं इनके जो कोवर्कर्स थे, कोवर्कर्स यानी कि साथी, तो सोनबर्ग और उनके साथियों ने जो पैरामीशियम में कोशिका द्रव वंशांगति का अध्ययन किया, उस पैरामीशियम की प्रजाति का नाम है पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है। अब जो ये सोनबर्ग थे, इस सोनबर्ग के अनुसार पैरामीशियम ऑरेलियम जो पैरामीशियम ऑरेलिया जो है, इसके दो विभेद पाए जाते हैं। कितने विभेद पाए जाते हैं पैरामीशियम ऑरेलिया के? दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, यानी कि दो विभेद पाए जाते हैं। वे विभेद होते हैं, एक तो बेगम कप्पा आर्टिकल, यानी कप्पा कण युक्त। एक स्ट्रेन तो कौन सा होता है जिसमें कप्पा कण पाए जाते हैं, और दूसरा स्ट्रेन होता है विदाउट कप्पा पार्टिकल, विदाउट कप्पा पार्टिकल, ठीक है। एक विभेद तो कैसा है जिसमें कप्पा कण पाए जाते हैं, और दूसरा विभेद है जिसमें कप्पा कण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा विभेद यानी पैरामीशियम ऑरेलिया की वह जाति जिसमें कप्पा कण पाए जाते हैं, वे कप्पा कण जो है विशिष्ट प्रकार के एक रासायनिक पदार्थ का स्रावन करते हैं, जिसका नाम होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कप्पा कण होते हैं, ये कप्पा कण एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, पैरामीशियम होता है। यह पैरामीशियम एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। पैरामीशियम क्या होती है, एक तरह की एंटीबायोटिक प्रकार होता है, एंटीबायोटिक का प्रकार होता है। और इसकी जो नेचर होती है, यानी कि प्रकृति जो होती है पैरामीशियम की, वो होती है कलर प्रकृति, यानी कि मारक प्रकृति होती है। इसकी नष्ट कर सकती है किसी चीज को, ठीक है। तो ये कप्पा कण जिसमें विभेद में होते हैं या जिस विभेद में भी पाए जाते हैं, वो नष्ट हो जाता है, वो पैरामीशियम क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। इस कप्पा कण का संश्लेषण जो होता है कैपिटल के जीन के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात कोशिका द्रव में
यदि कैपिटल के जी पाई जा रही है तो उसमें पैरामीशियम का संश्लेषण होगा और वह कप्पा कण युक्त होगी जाति, जो कि मारक प्रकृति की होती है। जबकि जिसमें कप्पा कण नहीं पाए जाते हैं, उनमें कप्पा कण नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें पैरामीशियम का संश्लेषण नहीं होगा और इसकी मारक क्षमता नहीं होगी। ठीक है, परंतु जब भी ये कप्पा कण रहित पैरामीशियम कप्पा कण युक्त पैरामीशियम के संपर्क में आते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो इसके कारण जो कप्पा कण रहित पैरामीशियम होते हैं इनको हम इनको हम सेंसिटिव पैरामीशियम भी कह सकते हैं। सेंसिटिव पैरामीशियम यानी कि संवेदी पैरामीशियम कहते हैं, क्योंकि ये इसके द्वारा संवेदी हो जाते हैं और ये भी क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। जब कप्पा कण रहित पैरामीशियम कप्पा कण युक्त पैरामीशियम के संपर्क में आ जाएंगे तो ये भी क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, यह जनन दो प्रकार की प्रोसेस के द्वारा होता है। एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन, एक तो क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विविभाजन, और दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। एक तो कौन सा होता है, बाइनरी फिशन, दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। बाइनरी फिशन में तो क्या होता है कि जो पेरेंटल पैरामीशियम होता है, पैतृक पैरामीशियम होता है, सपोज कीजिए ये कोई पैरामीशियम है, ठीक है, ये कोई क्या है, पैरामीशियम है, तो बाइनरी फिशन के दौरान यह पैरामीशियम सबसे पहले क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये दो भागों में विभक्त हो जाता है और दो भागों में विभक्त होकर के इस तरह से दो अलग अलग पैरामीशियम का निर्माण कर देता है। यानी कि एक से कितने बन गए, दो पैरामीशियम बन जाएंगे, दो से आगे चल के चार पैरामीशियम बन सकते हैं। तो यानी कि एक पैरामीशियम जब दो समान भागों में विभक्त हो जाता है तो उस प्रकार का जनन बाइनरी फिशन या द्विविभाजन कहलाता है। यदि यह पैरामीशियम कप्पा कण युक्त है तो सभी की सभी पैरामीशियम कैसे प्राप्त होंगे, कप्पा कण युक्त प्राप्त होंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी कैसे होंगे, कप्पा कण युक्त होंगे। और यदि यह पैरामीशियम कप्पा कण रहित है तो ये सभी की सभी जो संततियां होंगी वो कप्पा कण रहित होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जनन कहलाता है वो तो क्या हो गया, बाइनरी फिशन। परंतु कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन में जो पैतृक पैरामीशियम होता है, पैतृक पैरामीशियम यानी कि कॉन्जुगेशन जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। संयुग्मन के दौरान क्या होता है, जुड़ना। संयुग्मन का मतलब क्या है, जुड़ना। तो संयुग्मन के दौरान एक ही जाति के, जो एक ही जाति है पैरामीशियम ऑरेलिया, इस एक ही जाति के दो पैरामीशियम एक दूसरे के पास आते हैं। तो एक दूसरे के पास कैसे आएंगे, इस तरह से ये सब कुछ कीजिए, पैरामीशियम है, ये दो पैरामीशियम हैं, एक दूसरे के पास आते हैं इस तरह से। इसमें कप्पा कण है और इसमें कप्पा कण नहीं। एक दूसरे के पास आए तो इनके मध्य सबसे पहले जो एक कोशिका भित्ति पाई जा रही है, यहीं पर मुख्य खांच उपस्थित होती है, एक दूसरे से जुड़ती हैं और जुड़ करके एक संयुग्मन नलिका का निर्माण करती हैं। और हम जानते हैं कि पैरामीशियम द्विकेंद्रक की संरचना होती है, जिसमें एक बृहद केंद्रक, एक लघु केंद्रक, एक बृहद केंद्रक, एक लघु केंद्रक, दो अलग अलग पैरामीशियम है। तो एक बृहद केंद्रक, लघु केंद्रक, बृहद केंद्रक और लघु केंद्रक पाए जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो नजदीक आकर के इन दोनों के मध्य संयुग्मन नलिका का निर्माण हो जाता है
इसमें कप्पा कण है, ये कप्पा कण है, सॉरी इसमें कप्पा कण नहीं है, इसमें कप्पा कण है, और इसमें ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक। तो संयुग्मन के दौरान क्या होता है, संयुग्मन एक प्रकार का असंत लैंगिक जनन होता है, जिसमें देखा जाता है कि दो युग्मक आपस में मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसके दौरान ये प्रतीत होने के दौरान क्या होता है कि जो लघु केंद्रक होता है, यह लघु केंद्रक इस संयुग्मन नलिका के द्वारा बृहद केंद्रक के पास जाता है, क्योंकि जो लघु केंद्रक होता है चल प्रकृति का होता है और दीर्घ केंद्रक अचल प्रकृति का होता है। तो जो लघु केंद्रक होता है इनके पास जाते हैं संयुग्मन नलिका के द्वारा बृहद केंद्रकों के पास, ठीक है। तो ये एक तरह से अंडाणु की तरह काम करता है और लघु केंद्रक शुक्राणु की तरह कार्य करता है। तो जो संयुग्मन नलिका बनी होती है, यह संयुग्मन नलिका थोड़े समय के लिए ही बनती है, बहुत कम समय के लिए बनती है, जिसके कारण इस संयुग्मन नलिका में से केवल केंद्रक का ही आदान प्रदान होता है, जबकि कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जब कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होगा तो जो कप्पा कण है, यह कप्पा कण किसमें है, कोशिका द्रव्य में है। तो कोशिका द्रव्य में जो कप्पा कण है तो ये दूसरे पैरामीटर में नहीं जाएंगे, तो दूसरे पैरामीटर में नहीं जाएंगे तो इनमें अब क्या हो गया, निषेचन की प्रक्रिया तो हो चुकी है। इस कप्पा कण युक्त वाले से पैरामीटर से क्या बनेंगे, कप्पा कण युक्त वाले पैरामीटर बनेंगे, ठीक है, कप्पा कण युक्त। जबकि इससे किस प्रकार के बनेंगे, कप्पा कण रहित बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, कप्पा कण रहित पैरामीटर बनेंगे। इससे 2 से 4 बन जाएंगे, जो कि कैसे होंगे, कप्पा कण कप्पा कण कप्पा कण। इससे 2 से 4 1 से 2 बनेंगे ना, तो कप्पा कण कप्पा कण। जबकि इनसे कैसे बनेंगे, कप्पा कण रहित बनेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस दौरान केवल क्या हुआ है, केवल केंद्रक आदान प्रदान है। क्यों, क्योंकि संयुग्मन नलिका जो होती है थोड़े समय के लिए ही बनी है, ठीक है, जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान नहीं होता है। परंतु कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, रेयर मतलब विरल कंडीशंस। उन विरल कंडीशंस में क्या होता है कि जो संयुग्मन नलिका होती है, यह संयुग्मन नलिका थोड़े अधिक समय के लिए ठहर जाती है। थोड़े अधिक समय तक ठहर जाने के कारण इसके द्वारा जो संयुग्मन नलिका है, इस संयुग्मन नलिका के द्वारा केंद्रकों के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी एक दूसरे के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, एक दूसरे पैरामीटर के अंदर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। जिसके कारण अब ये सपोज कीजिए ये क्या है, संयुग्मन नलिका बनी है, ये संयुग्मन नलिका एक में पैरा कप्पा कण है, इसमें नहीं है, ये बृहद केंद्रक लघु केंद्रक बृहद केंद्रक लघु केंद्रक। तो ये संयुग्मन नलिका जब ज्यादा समय के लिए बन जाती है तो इससे कोशिका द्रव्य का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके कारण जितनी भी पैरामीशियम की जातियां प्राप्त होंगी, जितने भी पैरामीशियम की संततियां प्राप्त होंगी, वो सब कैसे होंगी, कप्पा कण युक्त होंगी। ऐसा केवल किस स्थिति में हो रहा है, विरल स्थिति में होता है, कि बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, जिसके कारण ये सभी किस प्रकृति की होती है, किलर प्रकृति की होती है। जबकि इसमें 4 कैसी होती है, किलर प्रकृति की होती है, और 4 कैसी होती है, सेंसिटिव प्रकार की होती है। 4 किस प्रकृति की होती है, सेंसिटिव, ठीक है। तो इस तरह की जो पंचाकृति होती है पैरामीशियम में देखी जाती है, ठीक है। थैंक यू।